दोस्तों ये कहानी आज से करीब 2.5 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्त की शादी में बंगाल गया था। उस शहर का नाम सौंधिया था, जो कि मेरे घर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर था। उस दिन मैं सुबह करीब 5:30 बजे अपने शहर से ट्रेन में बैठ गया और सौंधिया की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। मेरे सामने वाले बर्थ पर बस 1-2 लोग ही बैठे हुए थे। इतनी सुबह उठकर ट्रेन में बैठ जाने की वजह से मुझे ट्रेन में काफ़ी नींद आने लगी और मैं उसी वक्त सो गया। मुझे समय का कुछ पता ही नहीं चला कि कब 9 बज गए हैं और एक जोरदार ट्रेन के ब्रेक की वजह से मेरी नींद खुल गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे आसपास काफ़ी सारे लोग थे और अभी ट्रेन पूरी तरह से भर चुकी थी। वो लोग आपस में बंगाली भाषा का प्रयोग करके बातें कर रहे थे। मुझे उनकी बातें कुछ भी समझ नहीं आई और मैं बस उन्हें देखकर सिर्फ मुस्कुराता रहा। ट्रेन आगे बढ़ी और करीब 10 बजे के आसपास मैं सौंधिया पहुंच गया। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा तो मुझे लेने के लिए मेरे दोस्त के घर वाले आ गए। मैं उनके साथ अपने दोस्त के यहाँ चला गया और वहाँ रहकर मैंने शादी खूब एंजॉय की। फिर मैंने 2 दिन बाद ही अपने शहर वापस लौटने का प्लान बनाया। इस बारे में जब मैंने अपने दोस्त को बताया तो मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ दिन और वहीं पर रहने की जिद की, लेकिन मैंने किसी तरह उसे मना ही लिया और फिर सुबह नाश्ता करने के बाद मैं स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। मुझे याद है कि उस दिन मेरे वापस लौटने के लिए ट्रेन करीब 1 बजे की थी, जिस वजह से मैं जल्दी स्टेशन पहुंच गया और वहीं बैठकर मैं इंतज़ार करने लगा। मैंने जब वहां पहुंचकर समय देखा तो अभी 1 बजने में 15 मिनट बाकी थे, जिस वजह से मुझे लगा कि जैसे मैं एकदम सही समय पर पहुंचा हूं और मैं वहीं पर इधर उधर घूमने लगा। वहाँ पर मेरे साथ काफ़ी सारे लोग थे जो कि ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और साथ ही साथ वह एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे थे। जब मैं उन्हें बात करते हुए देख रहा था तो वो लोग मुझसे कुछ पूछने लगे। मुझे ठीक से समझ तो नहीं आया, लेकिन इतना अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। मैंने उन्हें जवाब दिया और मेरे जवाब से लोग समझ गए कि मुझे बांग्ला नहीं आती, जिसके बाद फिर वह लोग आपस में बातें करने लगे। फिर थोड़ी ही देर के बाद अचानक से मुझे एक जोर की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने उस तरफ देखा तो मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि अब मेरी ट्रेन आ चुकी थी। मैं बिना ज़्यादा कुछ सोचे उस ट्रेन में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी और मैं खिड़की के पास से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त हो गया। करीब 1 घंटे के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी और जब वापस स्टार्ट हुई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह ट्रेन वापस से उसी ओर जा रही थी जिस ओर से मैं अभी आया था। मैं काफ़ी घबरा गया और आसपास के कुछ लोगों से पूछने लगा, जिसमें मुझे एक आदमी मिला जिसे हिंदी आती थी। उसने मुझसे पूछा कि आखिर तुम्हें कहाँ पर जाना है। तो मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बताई और फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम गलत ट्रेन में चढ़ चुके हो, तुम्हारी ट्रेन तो कब की जा चुकी है। जब तक मैं उस आदमी की बात सुन रहा था तब तक ये ट्रेन भी बहुत ही तेज़ हो चुकी थी। अब मैं चाहकर भी ट्रेन से उतर नहीं सकता था और फिर उस आदमी ने मुझसे कहा कि बस 10 मिनट में ये ट्रेन एक स्टेशन पर रुकेगी, तुम वहाँ पर उतर जाना और फिर वहाँ से अपने शहर के लिए कोई दूसरी ट्रेन ले लेना। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा निराश हो गया, क्योंकि पूरे दिन की भाग दौड़ की वजह से मैं काफ़ी थक चुका था और मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। मैं खिड़की के पास ही बैठ गया और ट्रेन के रुकने का इंतज़ार करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। ट्रेन के रुकते ही मैं ट्रेन से बाहर आ गया। तभी मैंने देखा कि वह स्टेशन पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। उस स्टेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई स्टेशन ही ना हो। मैंने वहीं रहकर आसपास काफ़ी ढूंढा, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने वहाँ आवाज़ भी लगाई, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। पहले तो मैं वहीं पर कुछ समय तक बैठा रहा, इस उम्मीद में कि शायद से कोई मुझे दिख जाए, जिससे मैं ये जान पाऊँ कि यहाँ से दूसरी ट्रेन कब तक मिलेगी। लेकिन जब थोड़ी देर तक मुझे कोई भी नहीं मिला तो मैं वहाँ स्टेशन के अंदर इधर उधर किसी को ढूंढने लगा। फिर मुझे एक आदमी दिखा, जिसे देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ और भागकर उसके पास पहुँचा और उससे अगली ट्रेन के बारे में पूछने लगा। उस आदमी ने मुझे बताया कि अब यहाँ से धनबाद की तरफ जाने के लिए आज कोई भी ट्रेन नहीं है, तुम्हें यहाँ से 4 किलोमीटर दूर का सफ़र ऐसे ही तय करना होगा। वहाँ जाकर तुम्हें बस मिल जाएगी, जिसकी मदद से तुम धनबाद जा सकते हो।
लेकिन हाँ, याद रखना कि उस रास्ते की ओर जाने से पहले मन में ठान लेना कि तुम्हें किसी भी हालत में उस रास्ते को अंधेरे होने से पहले ख़त्म करना है, वरना वो रास्ता तुम्हें ख़त्म कर देगा। उस आदमी की बातों को पहले तो मैंने यूं ही मजाक में ले लिया। मुझे लगा कि जैसे कि वह कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन उस इंसान की शक्ल ये साफ साफ कह रही थी कि यह बात कोई मजाक नहीं है। बहुत सारे राज छुपे थे उस रास्ते में। मैंने उस आदमी से जानना चाहा कि आखिर उस रास्ते में ऐसा क्या है जो मेरी जान ले लेगा, लेकिन फिर उस आदमी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और बस जाते हुए इतना कहा कि शाम होने वाली है और ठंड का दिन है, तो यहाँ से जल्दी निकल जाओ। हालांकि मैं उनकी बातों से डरा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, जिस वजह से मैं उनके बताए रास्ते की तरफ जाने लगा। मैं जैसे स्टेशन के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो जगह पूरी तरह से वीरान पड़ी है। वहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि स्टेशन के पास इतना सन्नाटा शायद ही कहीं देखने को मिलता है। फिर मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपनी घड़ी को देखा तो इस समय शाम के करीब 4 बज रहे थे। मैं काफ़ी थक चुका था, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह चलता जा रहा था। मुझे काफ़ी प्यास लगी थी, जिस वजह से मैं आसपास कहीं चापाकल ढूंढने लगा। फिर मुझे थोड़ी दूर आगे एक चापाकल दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ और मैं भागते हुए उस चापाकल की तरफ गया। लेकिन उस चापाकल को शायद से किसी ने बहुत ही दिनों से छुआ तक नहीं था, जिस वजह से मेरी कोशिश करने के बाद में उसमें से पानी नहीं आ रहा था। मैंने पानी निकालने की कोशिश की और उसमें से पानी आने लगा। मैं खुशी से उस पानी से अपने चेहरे को धोने लगा। उस समय मेरी आंखें बंद थी, जिस वजह से मुझे कुछ भी अलग सा महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर अचानक से मुझे मेरे हाथों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो मैं डर के मारे चिल्ला उठा, क्योंकि उस चापाकल से पानी नहीं बल्कि पानी की जगह खून आ रहा था, और जो चीज़ मेरे हाथ में आई थी वह किसी इंसान की कटी हुई उंगली थी। मैं तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मेरे चेहरे पर अब तक खून लग चुका था। मैंने किसी तरह अपने चेहरे को अपने शर्ट से साफ किया और वहाँ से जाने लगा। अब मैं जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहता था, जिस वजह से मैं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े जा रहा था। लेकिन ठंड के दिन होने की वजह से अंधेरा काफ़ी तेज़ी से होने लगा और देखते ही देखते आसपास काफ़ी अंधेरा छाने लगा। मैं काफ़ी थक गया था, जिस वजह से मैं भाग नहीं पा रहा था। फिर मैंने मुश्किल से करीब 3 किलोमीटर का फासला तय किया था और तब तक मेरे चारों ओर पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। मेरे आसपास रोशनी का एक कतरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाने की वजह से वो बंद पड़ गया, जिस वजह से अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मैं किसी तरह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे किसी चीज़ के टूटने की हो। मैंने अपने आसपास देखा और उस आवाज़ के पीछे गया। फिर थोड़ी ही दूर में मुझे एक इंसान दिखा जो कि ज़मीन में लेटा हुआ था, और देखते ही देखते उस इंसान का शरीर आपस में ही मुड़ने लगा, जैसे कि वह इंसान नहीं बल्कि कोई रबड़ हो। ये आवाज़ और कुछ नहीं बल्कि उस इंसान की हड्डियों के टूटने की थी। मैं उसे देख रहा था कि तभी उस इंसान का शरीर जगह जगह से फटने लगा और उसके शरीर से उसकी अंतड़ियां बाहर आने लगी। ये सब देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया और तभी उसकी आंखें उसके शरीर से अलग होकर ज़मीन पर आ गिरी, जिसे देखकर मैं चिल्लाने लगा और किसी तरह वहाँ से भागने लगा। और फिर थोड़ी देर तक भागने के बाद मैं थक कर हाँफने लगा। मेरी सांसें पूरी तरह से तेज हो चुकी थी। मैंने जो कुछ भी अभी देखा था उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी। मैं अपने सिर को नीचे करके अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा, और फिर मैंने जैसे ही खुद को शांत किया तो मुझे वापस से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने डरते हुए जैसे अपने सिर को ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि मेरे सामने उस इंसान का फटा हुआ शरीर है, जिसे मैंने अपनी आंखों से टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा था। वो इंसान इस बार किसी तरह रेंगते हुए मेरे पास आ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उस इंसान ने अपने चेहरे को मेरी तरफ किया और उसके चेहरे पर अभी भी एक दर्दनाक हंसी थी, जिसे देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया। और मैंने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपने कदम उठाए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया हो। जब मैंने अपने पैरों को देखा तो मेरे होश से उड़ गए।
मेरे पैरों को उसी तरह दिखने वाला एक भयानक इंसान ने पकड़ रखा था और फिर मैं डर के मारे वहीं गिर पड़ा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मुझे बहुत सारे हाथों ने पकड़ रखा है और वो सारे के सारे हाथ मुझे ज़मीन के अंदर खींच रहे थे। पर मैं अपने आप को किसी तरह बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने फिर अपनी आंखें बंद की और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते वह सारे हाथ एकदम से ढीले पड़ने लगे। फिर मैंने किसी तरह अपने शरीर में बची हुई ऊर्जा इस्तेमाल करके उनके चंगुल से बचा और एक बार फिर से भागने लगा। फिर मुझे मेरे थोड़ी ही दूर से एक रोशनी की किरण दिखाई दी। जब मैंने ध्यान से देखा तो वह एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। फिर मैं किसी तरह भागते हुए उस मंदिर तक पहुंचने ही वाला था कि तभी मुझे ज़मीन से निकलता हुआ एक हाथ दिखाई दिया और वो हाथ मेरे और उस मंदिर के बीचों बीच थे। मैं जैसे जैसे उस मंदिर के करीब पहुंच रहा था, वहां पर बहुत सारे हाथ मुझे दिखाई देने लगे, लेकिन मैं किसी तरह भगवान का नाम लेते हुए उन हाथों के ऊपर से होते हुए मंदिर तक पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर जब मैंने पीछे देखा तो पीछे सारी चीज़ें एकदम से सामान्य हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां अभी कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन इन चीज़ों से मैं पूरी तरह से घबरा गया था और खुद को शांत करते हुए मैं रात को उसी मंदिर में सो गया। सुबह होते ही मैंने एक ऑटो लिया। उस ऑटो वाले ने मुझे इस हालत में देखकर मुझसे पूछने लगा और जब मैंने अपनी साथ घटी सारी बातें बताई तो उसने मुझे बताया कि कई साल पहले कुछ लोगों ने शाम के वक्त एक इंसान को, जो कि बाहर से इस शहर में आया था, उसे लूटने के लिए उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वहीं ज़मीन में दफना दिया, जिस वजह से आज भी जब कोई इंसान शाम को उस रास्ते से लौटता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। उसकी बातें सुनते ही मैं सारा माजरा समझ गया और फिर मैं डरते हुए धनबाद आ गया। दोस्तों, आज भी जब कभी भी मैं किसी भी सुनसान रास्ते को देखता हूँ तो मुझे वह सारी घटना याद आ जाती हैं और एक बार फिर से मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।